Good morning, students. This is History, class 10th, chapter 3rd, The Making of a Global World, and this is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में 6 वर्ष तक चली। इन दो विश्व युद्धों के बीच में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी 1929 में आया। तो दो विश्व युद्धों के बाद जो जान माल की हानि हुई उसको रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए जो ब्रेटन वुड सिस्टम अपनाया गया, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की व्यवस्था की गई, उसके द्वारा जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, उनको फिर से उभरने में काफ़ी सहायता मिली। तो जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में थे, क्या उनको भी इससे सहायता मिली? ऐसा नहीं था, क्योंकि 1945 तक तो भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था और श्रीलंका है वो भी गुलाम ही रहा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अब भी इन देशों का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, जो इनके जो रिसोर्सेज हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जैसे जैसे यूरोप के देश और जापान, उन्होंने अपने को फिर से, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को, अपने इकोनॉमिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित कर लिया, तो जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस थी, जो ब्रेटन वुड जुड़वा थे, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उनका ध्यान अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनकी ओर भी गया। ये ध्यान 20वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध है उसमें गया, मतलब पहले 50 वर्षों के बाद गया, क्योंकि उस वक्त ये देश आज़ाद हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। ये बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम में जो दो संस्थाएं बनाई, उनका निर्माण किया गया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए ही बनाई गई थी और उनको ही मुनाफा पहुंचाना, उनको ही बेनिफिट देना उनका प्राथमिक उद्देश्य था। विकासशील देशों, भारत, अफ्रीका के देश, उन्होंने पाया कि वो इसको सहन नहीं कर सकते, कि वो अपनी गरीबी से, अपनी बेरोजगारी से तभी उबर सकते हैं जब उनका अपने संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल हो। इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज ने अपना एक अलग ग्रुप G77 के रूप में बनाया और मांग की कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो व्यवस्था है उसको लाया जाए, ताकि उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं अपने देशों के, उन पर उनका अधिकार हो। और उदाहरण के लिए भारत में जो वस्तुएं पैदा की जा रही हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको निर्यात किया जाता है, उदाहरण के लिए कच्चे माल का निर्यात किया जाता है, उनको, उन वस्तुओं का, उन उत्पादों का उचित दाम दिया जाए। उचित दाम है, जो राइट रेट है, वो कहाँ दिया जाए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आओ अब हम समझें किस तरह से ब्रेटन वुड्स ट्विंस का अंत कर दिया गया और जो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। के शुरू में ही समझा था कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये केवल पिछले 50 या 150 सालों से नहीं, उससे पहले से चली आ रही है। और 3 चीज़ें हमें समझनी है जो भूमंडलीकरण को जारी रखे हैं, जैसे व्यापार, वस्तुओं का आदान प्रदान, दूसरा पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और तीसरा रोजगार के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब जो अमेरिका है
अमेरिका का जो डॉलर है वो भी अपनी वैल्यू गोल्ड के मुकाबले मेंटेन नहीं रख पाया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम था, जो ब्रेटन वुड सिस्टम ने दिया था कि जो वस्तुएं हैं उनके दाम देश की सरकारें निश्चित करेंगी ताकि उनमें फ्लक्चुएशन, उनमें उतार चढ़ाव ना आए, उसका स्थान फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ने ले लिया, अस्थिर विनिमय दर ने ले लिया। जब जो IMF है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनको ख़त्म करने की बात कही गई, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कहा गया कि अब वो जो कर्ज है, जो लोन है, वो पश्चिमी जो व्यापारिक जो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बजाय कमर्शियल बैंक हैं उनसे वो कर्ज ले सकते हैं, या जो निजी कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं उनसे कर्ज ले सकते हैं। सीधा सा मतलब है उनसे अगर कर्ज लिया गया तो जो कर्ज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत भारी होगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश नए एक तरह से आज़ाद हुए थे। इसमें एक और डेवलपमेंट हुई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में थी, जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उनके फेवर में थी। वो क्या थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो लेबर फोर्स है, जो मजदूरी है वो महंगी थी। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो धीरे धीरे उन देशों की ओर, उन एशियन कंट्रीज की ओर शिफ्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया जहां पर वो अपनी वस्तुओं को सस्ते दामों पर तैयार करवा सकते थे। उदाहरण लेंगे चाइना का, जो एशिया का देश है और जहां पर जो वस्तुओं को तैयार करने की जो मजदूरी है जो कम थी, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की ओर अपना रुख कर लेती हैं। हालांकि जो चाइना है 1949 की जो क्रांति हुई थी चाइना में, उसके बाद उसने अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। लेकिन इस व्यवस्था ने फिर से दुनिया के देशों को आपस में जोड़ दिया। तो 3 घटक, 3 कारक, जो 3 फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन को जिन्होंने जो शुरू से प्रक्रिया को शुरू किए हुए हैं, जारी रखे हैं, वो चलते रहे। उदाहरण के लिए पैसे का आदान प्रदान दुनिया में होता रहा, पूंजी का पैसा, दूसरा जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो जारी रहा, और तीसरा जो रोजगार के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जारी रहा। थैंक्स।